नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो अलग-अलग राज्यों में कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे सलाहकार हैं, जो अपने-अपने नेताओं को लेकर के डूब गए हैं। सबसे उत्कृष्ट और ताज़ा उदाहरण तो महाराष्ट्र में संजय राउत का है, जो शायद कहीं और से संचालित और निर्देशित रहे हैं और जिन्होंने वहाँ एमवीए की सरकार को एक तरीके से अपदस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर चलिए वो तो सत्ता में थे और उनके नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो शरद पवार के लिए काम करते हैं शिवसेना में। पर उत्तर प्रदेश में तो वैसा नहीं है। अखिलेश यादव 2017 के बाद से सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में हैं। पर उनके भी एक सलाहकार सामने आ गए हैं जिनके नैरेटिव को अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के पास अपना कुछ सोच विचार है, नहीं है, जो कहते हैं कि बुद्धि है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते दावे के साथ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस विवादास्पद बयान को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उससे कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और एक अहम चर्चा ये भी चल रही है कि अभी नेपाल से जो शालिग्राम शिलाएं लाई गई हैं और उनका जिस तरीके से राम भक्तों ने स्वागत किया है, और ये राम भक्त भी कौन से वर्ग से आते हैं? क्या ये इलीट वर्ग के हैं? क्या ये बहुत धनाढ्य लोग हैं जो हमें जगह-जगह उन शिलाओं का दर्शन करते हुए, उनके सामने नतमस्तक होते हुए, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए हैं? ये वो सब उन्हीं गरीब गुरबा वर्ग से आते हैं जिनको मायावती भी और अखिलेश यादव भी अपना वोट बैंक मानते आ रहे हैं। ये क्या संकेत है? कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सलाह है और जो नैरेटिव है, जिसको अखिलेश यादव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 2024 के और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं इनको डुबो तो नहीं देंगे? इसके अलावा भी 1-2 मुद्दे हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। वीरेंद्र जी, ये राजनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए साहब, ये अस्तित्व की लड़ाई है। आप अगर पिछले 8 साल का इतिहास देखें तो 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017, 2022 का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी की 4 बार हार हुई है। और उसके अलावा पिछले वर्ष जून में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव जो अखिलेश यादव ने खाली की थी, मार्च 2022 में करहल विधानसभा से निर्वाचित होने के बाद वो समाजवादी पार्टी हारी। उसके बाद रामपुर सीट भी हार गए, जो आजम खान के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से सीट खाली हुई थी। तो अब ये जो है, ये फिर से अब समाजवादी पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है और उनको समाज को ये बताना है कि भाई देखो, असली पार्टी बैकवर्ड की हम हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और जिस तरीके से 2014 से लगातार व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित वर्ग में अपनी अपनी पैठ बनाई है, और जिस तरीके से उनको लगातार पिछले 8 सालों में विकास योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी वो 8 सरकारें देख चुके हैं। 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव रहे, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रही। तो अब उनको लग रहा है कि भाई जाति अस्मिता, जाति सम्मान की बात तो बहुत हुई, लेकिन पेट में रोटी भी चाहिए।
जो भारतीय जनता पार्टी ने सुलभ कराई बिना किसी भेदभाव के, सबको उसका लाभ मिला है। तमाम योजनाएं हैं, लंबी लिस्ट है, हम लोग कई बार उन योजनाओं की चर्चा कर चुके हैं। तो अब जो है अब ये और ये खाली ये मामला यूपी में नहीं हो रहा है, ये मामला बिहार में भी हो रहा है। बिहार के भी जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव ने, ये शुरुआत वहां से हुई थी जो उन्होंने रामायण की चौपाई का जिक्र किया था, और उसके बाद ये मामला यूपी में आया है। और बिहार में जनता दल यू में जिस तरह का घमासान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चल रहा है और जिस तरीके की तनाव से भरी शांति तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बीच में चल रही है, ये आप देख ही रहे हैं। दोनों के रिश्ते में काफी तनाव है, जेडीयू में और आरजेडी में, लेकिन बस तनाव जो है वो है। तो ये जाति आधारित पार्टियों ने पिछले 30 साल में जो 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 इनको लगता था कि हमारा जाति पे आधारित वोट बैंक एक फॉसिल हो गया है, एक जीवाश्म हो गया है, और हम सदियों तक इसी जाति वोट बैंक के आधार पर हम शासन करते रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, और कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई हमारी जवाबदेही नहीं होगी। और जिस तरह की जाति घृणा, जातीय नफरत गांव-गांव में इन लोगों ने 90 के दशक में फैलाई थी। मुझे याद है 90 में नारा था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। और लालू यादव बिहार में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो। आज लालू यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हमने कभी ऐसा नारा दिया। बहुजन समाज पार्टी का नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और 2007 आते आते उनको लगा कि भाई ये जो एक्सक्लूसिव जातिवादी राजनीति है इससे बहुत आगे नहीं जाया जा सकता और इसके बल पर विधानसभा में बहुमत नहीं आ सकता। तो कुछ पेरिफेरल वोट जो है हमें जुटाना पड़ेगा और अपने जनाधार को थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने नारा बदला कि बहुजन समाज पे से वो सर्व समाज पे आ गई और नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव में अपने को जो समाजवादी पार्टी की जो छवि थी बाहुबली गुंडों वाली, उससे अपने को दूर किया। गाजियाबाद के नेता डीपी यादव को पार्टी में आने से रोका और उनके और उन्होंने अपनी एक छवि पेश की। बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया, युवाओं को लैपटॉप कंप्यूटर देने का वादा किया। कुछ दिनों भत्ता दिया भी गया और काफी लोगों को लैपटॉप बांटे भी गए, लेकिन 2017 में आते आते उनकी सीटों की संख्या विधानसभा चुनाव में 47 रह गई। तो अब जो है वो जो कहा जाता है उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, तो समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस से अलायंस करके एक नया प्रयोग किया, अब बुरी तरह असफल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर नया प्रयोग किया, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से अलायंस किया, वो प्रयोग बुरी तरह फ्लॉप रहा, असफल रहा। समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें लोकसभा की मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली और राष्ट्रीय लोकदल को 1 भी नहीं मिली। और 2022 का चुनाव हारने के बाद उनको अब असेंबली चुनाव हारने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो अब ये नया प्रयोग है। और एक बात आप ध्यान देने वाली है कि 14, 17, 19 3 चुनाव में हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने 2022 से गैर यादव पिछड़े वर्ग की जातियों को महत्व देना शुरू किया, जिसके चलते वो स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी में बीजेपी छोड़ करके आए जनवरी 2022 में। और दारा सिंह एक नेता हैं जो कि योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे, आजमगढ़ के, वो छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए और सहारनपुर के धर्म सिंह सैनी आए। तो उन्होंने अब उनको जो है एकाएक अति पिछड़ों की यासत आने लगी है और आज उन्होंने फिर नई घोषणा कर दी कि पार्टी के पिछड़ा वर्ग महासंघ की घोषणा की है, उसमें भी ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं वो गैर यादव हैं। तो ये केवल एक नया प्रयोग हो रहा है और ये कोई बताने वाला अखिलेश यादव को नहीं है कि, और एक चालाकी वो और कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी तक खुल के ये नहीं कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमको शूद्र समझती है। मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि क्या वो बताएं कि क्या मैं शूद्र हूं।
और चूंकि मुख्यमंत्री एक धार्मिक संस्था से आते हैं, वो एक महंत हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम या वो ये नहीं जानते, मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है कि वो विधानसभा के सदस्यों की जाति और वर्ण को तय करें, ये वो बताएं। ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम भारत के संवैधानिक व्यवस्था ने तय कर रखा है। और दूसरी बात यह है कि शायद नेता विपक्ष को ये भी नहीं मालूम है कि सदियों पहले वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, हाथी निकल चुका है, अब जाति नाम की पूंछ बची है। आज लोग अगर 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 आज लोग ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या अन्य पिछड़ी जातियों में हैं, तो वो जाति से हैं, वो और अब जाति जन्म से होती है। जब तक वर्ण व्यवस्था लागू थी तब तक जाति जन्म से नहीं होती थी, बल्कि कर्म और गुण के आधार पर जाति का आवंटन होता था। ये नहीं है कि ब्राह्मण को के घर में अगर पुत्र जन्म का जन्म हुआ है तो वो जन्म से उसको ब्राह्मण मान लिया जाएगा, वो गुरुकुल में जाएगा, अगर शिक्षा में वो अगर प्रवीण होकर निकलेगा, उसमें गुण होंगे, उसमें क्षमता होगी, उसके कर्म होंगे, तभी उसको ब्राह्मण जाति का माना जाएगा। तो ये और ये जो जहरीला बीज है जाति में मैनिपुलेशन का, ये आज से 300 वर्ष पहले 18वीं सेंचुरी में जो अंग्रेज बो गए थे, जिसको बाद में आगे बढ़ाया द्रविड़ आंदोलन ने तमिलनाडु में, जिसके नेता रामास्वामी नायकर हुए, उसका मूल मंत्र ये था कि ब्राह्मण को सनातन समाज का सबसे बड़ा खलनायक, एक इविल क्रीचर, एक क्रूर आदमी घोषित करो। और ब्राह्मणवाद के उन्होंने नया नारा दिया, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ये सब वहीं से आया है। और ये सब द्रविड़ राजनीति जो है पूरी तमिलनाडु से आई है। और ये भी अंग्रेजों का ही आविष्कार है कि आर्य बाहर से आए थे, आर्य द्रविड़ का टकराव। और हम अनजाने में आज भी एक गलती करते हैं, हम आदिवासी बोलते हैं ट्राइबल्स को, वो जनजाति हैं। यदि हम आदिवासी बोलते हैं तो हम अंग्रेजों के षड्यंत्र को ही जस्टिफाई करते हैं, यानी वो हमसे पहले आए और हम उनके बाद में आए और हमारे बाद अंग्रेज आए। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए तमाम से विमर्श, तमाम सिद्धांत नए गढ़े। एक नया सिद्धांत गढ़ा गया था और एक बहुत बड़े ब्रिटेन के एक स्कॉलर हुए एडवर्ड साइड, उन्होंने तो बाकायदा ओरिएंटलिज्म यानी पूर्ववाद का एक बाकायदा सिद्धांत गढ़ दिया कि केवल औपनिवेशिक सत्ता राज को जस्टिफाई करने के लिए। तो अखिलेश यादव अनजाने में उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 1990 में अगस्त में मंडल को लागू करने की घोषणा हुई थी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और दिसंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया था और मंडल आयोग को लागू करने की जो संवैधानिक वैधता को अपहेल्ड किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था। आपको याद होगा, बहुत मशहूर केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के संबंधी कानून भी विधानसभा से अप्रैल 1994 में पारित हो चुका था। तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण एक सेटल्ड इश्यू है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर के अब कहीं कोई विवाद नहीं है। इसको लागू करने की घोषणा हुए 33 साल हो रहे हैं और कानून बने भी 30 साल हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपनी पार्टी की पत्रिका है समाजवादी बुलेटिन, उन्होंने आज जो नया इशू निकाला है अपना, उसमें उन्होंने खबर, ये जो उनकी मुख्य जो कवर स्टोरी है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। तो समाजवादी पार्टी एक साथ कई तरीके से जाति विभेद, जाति घृणा, जाति टकराव को पैदा करना चाहती, जाति अलगाव पैदा करना चाहती है। वो एक तरीके से वो आरक्षण की आग को भी हवा दे रही है। वो ये भी कह रही है कि तुम गर्व से कहो हम पिछड़े हैं, हम शूद्र हैं। वो ये भी कह रही है कि और रामायण पे भी हमला हो रहा है, रामचरितमानस पे हमला हो रहा है, तुलसीदास पे हमला हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी होशियारी बढ़ती जा रही है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे नहीं खड़ा है। और शिवपाल यादव बयान दे रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय है। जो पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप है मनोज पांडे, रायबरेली के विधायक,
वो रामचरितमानस की महिमा का गान कर रहे हैं। तो ये जो ये सब जो हो रहा है, ये केवल और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी काफी समय से जाति आधारित जनगणना की मांग भी उठाती रही है। हालांकि वो जनगणना कहना गलत है, जनगणना कराने का अधिकार तो केवल केंद्र सरकार को है। ये कास्ट सर्वे ही हो सकता है। बिहार में कास्ट सर्वे चल भी रहा है इस समय। तो ये केवल ये जाति के नाम के जिन्न को जागृत करने का एकमात्र उद्देश्य पॉलिटिकल है, डेलिब्रेट है, जानबूझ करके इस पुरानी फॉल्ट लाइन जो सेटल हो चुकी है उसको फिर से जिंदा किया जा रहा है कि साहब कि 2024 में पिछड़े वर्गों को बीजेपी में जाने से रोका जा सके। इसका उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक है और इसको लेकर के जो अब तक घृणा पैदा करने के जो प्रयास हैं उसके कोई बहुत सकारात्मक बड़े उत्साहजनक परिणाम नहीं आए हैं। और हालांकि जिन लोगों ने रामायण की प्रतियां जलाई थी या जो दोहा जिसको को लेकर विवाद है वो पन्ने जलाए थे, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली है। 4 लोग जो है जेल भी भेजे जा चुके हैं। एफआईआर में स्वयं प्रसाद मौर्य का भी नाम है। तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है और इसको जो है और मुझे दूसरी बात और ये लगती है कि समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें यह राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वो इस विवाद को एक लोकप्रिय विमर्श बना सके, उसको वो पॉपुलर नैरेटिव में कन्वर्ट कर सके। ये क्षमता समाजवादी पार्टी में नहीं है। और यहाँ एक बात बताना और भी बहुत प्रासंगिक है कि ईवी रामास्वामी नाइकर ने आज से 70 साल पहले एक किताब लिखी थी, ए ट्रू रीडिंग ऑफ रामायण। इस किताब को नरेश सिंह यादव ने ट्रांसलेट किया था, उसका नाम रखा था सच्ची रामायण। ये किताब 1969 में छपी थी और यूपी गवर्नमेंट ने इस किताब को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो इस प्रतिबंध को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैन को खारिज कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपील किया था। उसके बाद से इस सच्ची रामायण को लेकर के कभी कोई चर्चा नहीं हुई। 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तब समाजवादी पार्टी ने इस किताब को छापने की कोशिश की थी और ये कुछ एक साजिश की गई थी। उस समय सरकार को लगा कि ये सरकार के खिलाफ एक समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए, सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए एक षड्यंत्र हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया। और उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने इस बैन का समर्थन किया था और कहा था ये किताब बहुत ही विध्वंसकारी है और यदि समाज में ये किताब का प्रसार होगा तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, इस पर बैन लगना चाहिए। और आज जो है समाजवादी पार्टी रामायण की चौपाई का हवाला तो दे रही है, लेकिन वो ये कहने में अभी भी कतरा रहे हैं कि ये जो ज्ञान वो दे रहे हैं रामायण के बारे में, ये उसी ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण से लिया गया है। जो किताब जो स्वयं मायावती जी बैन कर चुकी है वो बैन आज भी होल्ड कर रहा है। तो ये केवल जो है जो एक अवधि कहावत है कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती है। ऊंट जो को अगर जाएगा वो 12 फीट ऊंचा होता है, वो चल के जाएगा, वो पैर को मोड़ करके 8 फीट का नहीं हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी खुल के जो है स्वयं प्रसाद मौर्य के पक्ष में आ भी नहीं रही है और समाजवादी पार्टी के लोगों को लग रहा है कि इससे गांव गांव में संदेश अच्छा जा रहा है और पिछड़े वर्ग के लोग उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। तो ये शुद्ध राजनीतिक मामला है और ये 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी बची कुची राजनीतिक जमीन को बचाने का एक डेस्परेट प्रयास भर है। इससे ज्यादा मैं इसको कोई महत्व नहीं देता। जी वीरेंद्र जी, जैसे जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से तो और जो विजुअल आ रहे हैं वो भी हमने जो देखे हैं, जो नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं वो जब बिहार से गुजर रहे थे हमने वहाँ भी देखा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या तक इनके दर्शनों के लिए ही सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे और कोई उनको छूने की कोशिश कर रहा था, कोई स्वागत कर रहा था, कोई पूजा कर रहा था। एक आस्था दिखाई दे रही है आम जनमानस में
और जनकपुर के मतलब नेपाल के जनकपुर के मेयर मनोज कुमार शाह और नेपाल के पूर्व गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ये तो अयोध्या पहुंच गए। तो ये जो एक वातावरण बन रहा है ये समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है, इनके नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या इनको अभी भी ये यकीन है कि वो जातीय आधार पर हिंदुओं को विभाजित कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं चुनाव में? देखिए आज इस समय देश की 65% आबादी 30 से 35 वर्ष के बीच की है। मैंने अयोध्या का इतिहास 1982 से आज तक का देखा है। 1 फरवरी 86 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवा हुई 1990 में और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर की आधारशिला रखी और जनवरी 2024 में इसके मंदिर का उद्घाटन प्रस्तावित है। जी। तो मैं ये बात इसलिए ये इतिहास मैंने इसलिए बताया कि यंग पॉपुलेशन को अयोध्या आंदोलन के इतिहास की जानकारी नहीं है। 1982 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में विश्व हिंदू परिषद ने एक संत सम्मेलन का आयोजन किया। लखनऊ के कोने कोने से हजारों महिलाएं हाथ में आरती का थाल लेकर के उस मैदान में इकट्ठा हो गई जिसका नाम बेगम हजरत महल पार्क है। उसका नाम तो रखा गया था उर्मिल वाटिका। 1990 की कार सेवा में लाखों लोग देश के कोने कोने से पहुंचे थे केवल विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर। किसी ने उनको न्योता नहीं दिया था, किसी ने उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं की थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं की थी, कोई उनको पैसा नहीं दिया गया था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का स्पंदन है, राम इस देश का डीएनए है। ये बात आज के शायद समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं। तो और जो लाखों लोग उमड़े हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां जहां से शालिग्राम शिला यात्रा गुजरी है, ये उसी प्राचीन विराट भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। और राम के नाम पर जाति राजनीति काम कभी नहीं करी है, ना आगे करेगी। और पिछले 30 वर्ष का इतिहास अगर देखें तो जाति और धर्म की लड़ाई में सदैव जाति परास्त हुई है और जाति के नाम पर सिविल वॉर भारत में कराने का प्रयास अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है और यही काम मंडल के जरिए भी किया गया। यही काम डीएमके तमिलनाडु में जमाने से कर रही है। जाति के जिन्न को पैदा करो, समाज को लड़ाओ और अपनी रोटी सेको, अपना फायदा करो। तो ये जो एक्सक्लूसिव राजनीति है समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की और जेडीयू की, ये अब इसका समय जा चुका है, समय जा रहा है। इट हैज लिव्ड इज यूज्ड बाय डेट। तो समाजवादी पार्टी को यह समझना चाहिए कि समाज की धारा को जो है आप अपने बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और इस शालिग्राम यात्रा से जो संदेश आया है, मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी के लोग इसका संज्ञान लेंगे और इससे एक सकारात्मक संदेश जो उनके लिए है उसको वो ग्रहण करेंगे। जाति और जो जातिवाद हम कहते हैं वो वास्तव में है क्या? जातिवाद केवल ये है जो राज्य की सत्ता का जो केक है, राज्य के आर्थिक संसाधनों का जो केक है, उसका बंटवारा सारे वर्गों में कैसे हो, उसके बंटवारे का एक तरीका है आरक्षण, जो कि 50% उसकी सीमा है, पिछड़े वर्गों को मिल रहा है और अनुसूचित जाति वर्ग को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, फार्मा कॉलेज हैं, इन सब में दाखिले में सरकारी कॉलेजेस में भी हर वर्ग को समुचित हिस्सा मिले, इसके लिए भी आरक्षण है। इसको हम जातिवाद कह देते हैं। ये वास्तव में जाति गणना नहीं है, जितना लोग इसको सरलीकरण कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसा कोई जाति जहर, ऐसा कोई जाति युद्ध कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में। हालांकि नेता कोशिश करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर झगड़ा है कि
जो जो टोटल केक है उसका बंटवारा किसमें, किसके हिस्से कितना आए, वो चाहे थानेदार की नियुक्ति का मामला हो कि किस जाति के कितने होंगे, या नौकरियां हो, या सरकारी संस्थानों में या शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन का मामला हो। तो वो काम पिछले 30 साल से लगातार हो रहा है। और सभी और पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को लगातार सबको आरक्षण मिल रहा है। शिकायतें हो सकती हैं, शिकायतें रहेंगी। इतना इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, और यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है। कुछ ना कुछ शिकायत तो लोगों को रहेंगी, तो उसके भी ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए, उस शिकायतों के निपटारे के लिए भी संवैधानिक संस्थाएं मौजूद हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग है, यूपीएससी एसटी कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मुकदमे जाते हैं और लगातार आयोगों में सुनवाई होती है, कोर्ट में सुनवाई होती है, और समस्याओं का निस्तारण और निपटारा होता है। तो अब ये समझना कि आप 90 के दशक का जो जाति उन्माद था, वो आज आप पैदा कर लेंगे। 93 में यूपी असेंबली का मिड टर्म चुनाव हुआ था, मध्यावधि चुनाव हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी का नारा था, कहां पड़े हो टक्कर में कोई नहीं है, कहां पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो अब आपको एक सब्सटेंटिव एजेंडा फॉर डेवलपमेंट, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द एस्पिरेशनल यूथ लेके सामने आना पड़ेगा। जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब यूथ एस्पिरेशनल है, उसकी आकांक्षा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो नौकरी चाहता है, वो अपने जीवन स्तर में सुधार चाहता है। पूरे देश में शायद 40 से अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव भी किया गया है। और जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर 2021 में पैंडेमिक के दौर में और 22 में जो यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भयंकर आघात पहुंचा है, और ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। और अभी जैसा हमने देखा परसों इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब पैंडेमिक के झटके से उबर चुकी है। अब नाउ इट्स बैक ऑन ट्रैक। तो समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान जाति उन्माद की आग में प्रदेश को झोंक देना नहीं हो सकता, और यही प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता नहीं कि ये प्रयास बहुत आगे जा पाएंगे, और कुछ ही दिनों में ये मामला अपने आप ही जो है लोग इसको जो है ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो स्वयं समाजवादी पार्टी को संदेश मिल जाएगा कि इससे उससे कोई बहुत बड़े राजनीतिक लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कर लें। आप लोग अच्छी संख्या में जुटे हैं देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक भी करें, फॉरवर्ड करना ना भूलें, और अपने कमेंट भी इस विषय पर ज़रूर साझा करें। दूसरा निवेदन ये है कि ओशियन नेटवर्क अब फेसबुक पर भी है। आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक पर होंगे, तो फेसबुक पर जिनके प्रोफाइल हैं वो ओशियन नेटवर्क पेज पर जाकर के उसको फॉलो ज़रूर करें। ये वीडियो, ये प्रसारण लाइव तो वहाँ आते ही हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य सामग्री भी आपको ओशियन नेटवर्क के फेसबुक पेज पर देखने को जरूर मिलेगी। वीरेंद्र जी, राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। जनवरी 2024 में वो दर्शनार्थ खुल जाएगा। अभी कुछ सर्वे आए हैं, सर्वे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2014 से भी अधिक सीटें मिल सकती हैं, यानी 70 से ऊपर तो मिलेंगी ही, उससे अधिक भी मिल सकती हैं। जो जनमानस है वो तो हमने अभी देख लिया है, शालिग्राम जो शिलाएं आई हैं उनका मूड क्या है, किस चीज़ के लिए वो तैयार हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने भी हाल में टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में, और जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी हैं अपनी लीडरशिप को, सबको रवाना किया जा रहा है अलग अलग प्रदेशों में टारगेट को अचीव करने के लिए 2024 के लिए, ये भी घबराहट की वजह है समाजवादी पार्टी के लिए। उसको लगता है कि 2014-2019 में 5 से वो आगे बढ़ नहीं पाए।
ये कहीं न कहीं एक तो सबसे बड़ी जो बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और ये क्षेत्रीय पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी एक संस्थागत पार्टी है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो इंस्टीट्यूशनल बेस पे चलती है, उसकी एक संस्था होती है, एक उसमें हायरार्की होती है कि एक उसमें डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, एक स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य की इकाई हर मामले में अंतिम निर्णय नहीं कर सकती, वो मामला केंद्रीय नेतृत्व के सामने आएगा और सेंट्रल लीडरशिप के सामने अगर आएगा तो केवल अध्यक्ष फैसला नहीं करेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उस पर चर्चा हो सकती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी चर्चा हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ये एक परंपरा बन गई है कि चुनाव आया, बीजेपी ने मंदिर मुद्दा गरमाया। ये तथ्यात्मक रूप से कभी सही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी खुल करके ये नहीं कहा कि हम केवल चुनाव लड़ने के लिए हम मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं। वो मंदिर के लिए पिछले 50 साल से ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो आज कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी जो है ये विश्व हिंदू परिषद ने कभी ये देख के काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा या हानि होगी, क्या होगा। वो बीजेपी का अलग काम है और हमारा अलग काम है। हम देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हम काम कर रहे हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि क्षेत्रीय पार्टियां का कुल जो सोच होता है चुनावी गणित, चुनाव आने के 2 महीना पहले इससे हाथ मिला लो, उससे हाथ मिला लो, यहाँ पे इस जाति का आदमी ले आओ, वहां उस जाति का आदमी ले आओ। तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियां कभी भी इस तरीके से काम नहीं करती, इवन कांग्रेस भी ऐसे काम नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो ये जो इनका जो सोच है कि यहाँ ये फायदा हो जाएगा, वहां वो फायदा हो जाएगा, इस तरह का काम नहीं है। और मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि राम मंदिर केवल कोई मंदिर नहीं है। इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में राम मंदिर एक तीसरा पोल है और 2 जो पहले पोल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में हैं, वो वेटिकन वो इटली के वेटिकन में रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है और दूसरा मक्का में मुसलमानों का है, सऊदी अरब में। तीसरा ये पोल ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, दुनिया को ये बताने के लिए कि 1000 साल की दास्ता के बाद भी सनातन संस्कृति आज भी जीवित है और हमारे ऊपर 1000 साल जो हमने ह्यूमिलिएशन, हमले और नरसंहार झेलने के बावजूद भी ये संस्कृति अभी जीवित है, ये सभ्यता अभी जीवित है और ये लगातार आगे बढ़ रही है। आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में हम अभी हर जगह मौजूद हैं। ये दुनिया में केवल मुसलमान और ईसाई नहीं है, सनातनी भी हैं, हिंदू भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, भारत में भी हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जुलाई 2020 में टर्की में इस्तांबुल में जो आया सोफिया चर्च थी, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1935 में कमाल अतातुर्क ने राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया था। 15वीं सेंचुरी तक वहां पे ईस्टर्न रोमन कैथोलिक बाइजेंटियम एम्पायर की वो चर्च थी जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाती है और उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जो बाद में टर्किश जब तुर्की साम्राज्य का वहां कब्जा हो गया तो उसका नाम इस्तांबुल हो गया। 400 साल वो मस्जिद रही, उसको उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के खलीफा के पतन के बाद वहां कमाल अतातुर्क की जो सत्ता कायम हुई तो उसको 1935 में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। जुलाई 2020 में तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने फिर से मस्जिद बना दिया। तब ये कहा गया था कि जब वहां चर्च बनी थी आज से 1000 साल पहले, तो वो भी एक पैजेंट टेम्पल था, वो एक बुत परस्त समुदाय का मंदिर था और उसको तोड़ दिया गया। तो और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया गया। मस्जिद लेकिन कोई आदमी मौजूद नहीं था उस पैजन समुदाय का जो इस बात का विरोध करता कि साहब आपने हमारा मंदिर तोड़ के चर्च बना ली। और चर्च को जब मस्जिद में कन्वर्ट किया गया तब कोई ईसाई वहां मौजूद नहीं था जो इसका विरोध करता कि आपने हमारे चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन
हमारे हजारों मंदिर तुर्कों अरबों ने तोड़े, अयोध्या में राम मंदिर भी जो है बाबर ने तोड़ा। हम 1000 साल भी बाद भी हम मौजूद हैं। हमने अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको रिक्लेम करने के लिए हम मौजूद हैं और हमने वो करके दिखाया और हम मंदिर का निर्माण वहां कर रहे हैं। ये दुनिया को बताने के लिए है। ये कोई वहां पे जाके पूजा पाठ का घंटी बजाने का मंदिर नहीं है। मंदिर तो हजारों हैं देश में, हर शहर में, हर कस्बे में है। लेकिन राम मंदिर का एक बहुत ही इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की प्राचीन विरासत, इंडिया की प्राचीन पहचान, इंडिया की एंशियंट आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का एक महान केंद्र उभर रहा है, जो जो दुनिया आने वाले अब 2 सालों में, 3 सालों में जानेगी। तो ये बात तो और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्व के मंदिर को यदि कोई दल ये सोचता है कि वो रामायण को के बारे में कंट्रोवर्शियल दिमाग दे करके, रामायण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके वो इस सदियों की जो सनातन समाज की जो साधना है उसको वो खंडित कर लेगा, सनातन समाज की तपस्या को वो खंडित कर लेगा, नष्ट कर देगा। ये केवल जो है शेख चिल्ली ख्याल है, इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे हर दल स्वतंत्र है अपनी अपनी राजनीति करने को। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप थैंक यू लखनऊ सर। से जुड़े और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।